Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स बाय एजाज अहमद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के बिहार बोर्ड 2025 एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्टिव के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी हमारे पास, हम जानते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चूंकि दो गोला है तो एक पहले गोले के त्रिज्या को हम R1 मान लिए, तो 4/3 पाई R1 क्यूब। इसका अनुपात कर रहा है तो अनुपात ले लेंगे, रेशियो, तो 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा R1/R2 का जो रेशियो मिलेगा, R1/R2 का जो का क्यूब बराबर हो जाएगा कितना, 27/216। तो R1/R2 यहाँ से निकालें तो इधर क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 27/216 यानी 216। तो अब इसका R1/R2 निकाल लेंगे, यानी क्यूब रूट निकालेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट निकालेंगे तो इसको 3 × 3 × 3 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 × 6 × 6। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R1/R2 का जो रेशियो मिला वह मिल गया 3/6। तो हमें पूछ रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 4 पाई R² होता है। तो 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा बाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 हम निकाले हैं 3/6, यानी 3/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36, यानी 9/36 इक्वल हो जाएगा 9:36। यानी हमारा राइट आंसर जो है इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो गया वह हो गया ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि बेलन के त्रिज्या का अनुपात दिया है, यानी अगर दो सिलेंडर है, यहाँ पे हम दिखा दें, अगर मान लेते हैं ये दो सिलेंडर हैं, दो बेलन हो गया, तो कह रहा है इसका जो R1 और इसके रेडियस को हम R2 मान लेते हैं, तो इसको R2 मान लिए और इसके ऊंचाई को H1 और इसको H2 मान लिए। तो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, यानी R1/R2 दिया है 2/3 एंड H1/H2 दिया है 5/3। तो कह रहा है हमसे कि उनके आयतनों का अनुपात। तो बेलन का आयतन जानते हैं क्या होता है, पाई R² H होता है। तो बेलन का आयतन का अनुपात हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आयतनों का अनुपात, तो आयतन क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 हो जाएगा बाई पाई दूसरे बेलन के लिए R2 का स्क्वायर बाई H2। तो ये आयतन का अनुपात हो जाएगा। किसका अनुपात, आयतन का अनुपात। तो आयतन का अनुपात बराबर हो गया पाई R1 का स्क्वायर बाई H1 बाई पाई R2 का स्क्वायर बाई H2। देखिए यहाँ पाई पाई क्या है, पाई पाई इक्वल है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में R1/R2 का वैल्यू रख देंगे,
तो R1 है 2 और R2 है 3, तो यानी 2 का स्क्वायर इंटू H1, तो H1 देख लीजिए यहाँ 5 है, तो ये 5 बाई R2 का स्क्वायर, तो R2 है 3 इंटू H2, तो H2 है 3, इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 इंटू 5 बाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 यानी 20 बाई हो जाएगा 9 3 जा 27, यानी इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो 20 रेशियो 27, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 20:7। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप, कह रहा है कि दो बेलनों के किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन के आयतन आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, उसी को वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारा राइट आंसर बी हो गया। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, ये हमें बता देना है। यानी एक हमारे पास अगर कोण है, तो इस कोण का अगर रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड इसका एरिया दे दिया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमसे पूछ रहा है इसकी जो ये स्लैंट हाइट है, ये तो हमारा हाइट हो गया, और ये स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 176 इक्वल हो जाएगा 22/7 गुना आर का वैल्यू दिया है 7 इंटू एल, निकाल देना है, 7 से 7 कट जाएगा, इसको 11 से काट देंगे, 11 2 जा 22 हो जाएगा, और 11 1 जा 11 और 11 6 जा 16, ये कट गया, 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 8 जा 16, यानी 8 इक्वल टू बच गया एल, यानी उसकी स्लैंट हाइट जो है वह हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो कोर की लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू होता है, दिया है 6√3, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए बराबर हो जाएगा 6√3, तो यहाँ √3 से ये √3 कैंसिल, यानी ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमसे पूछा था कि उसका कोर का यानी किनारा क्या होगा, तो एज हो जाएगा किनारा 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आप साइन 33 डिग्री रहने दीजिए, और कॉस 57 को हम लिख सकते हैं इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री प्लस इसको लिखेंगे साइन
साइन 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। अब हम जानते हैं, यहां से हम इक्वल लगा लेंगे और ये हो जाएगा साइन 33 डिग्री रहेगा, तो साइन 33 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सॉरी इंटू है यहाँ, कॉस 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री यानी ये हो जाएगा साइन 33 डिग्री, अब प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 33 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये हमें बता देना है। यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये हमको बता देना है। तो हम जानते हैं कि अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है हमको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 308, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 308। अब देखिए आर स्क्वायर यहां से निकालेंगे, ये हो जाएगा 308 इंटू 7 डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आएगा तो 2 इंटू 27 हो जाएगा। अब कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से ये 154 टाइम्स में। अब 11 से काट लेते हैं, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 11 4 जा 14, ये कैंसिल हो गया। 2 से फिर ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो आर स्क्वायर बराबर बच गया 7 इंटू 7, तो आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर। ये वाला राइट आंसर है, आप देख सकते हैं यहां भी ये वाला था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन हो जाएगा कितना गुना। ये बच्चे सब का टिक लगाया हुआ है, तो ये प्रश्न का आंसर गलत लगाया है। जो भी लगाया है हम इसको सही सोल्व कर रहे हैं, आप देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यानी मान लेते हैं पहला गोले की त्रिज्या अगर r है तो r को हम अगर रिप्लेस कर दें किससे, 2r से, यानी दुगुना करने का मतलब 2r हो गया। तो अगर त्रिज्या r है तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर r के जगह पर हम 2r रख देंगे, देखिए r के जगह पे क्या रखेंगे 2r, तो ये तो 4/3 पाई रहवे करेगा। r के जगह पे 2r रखने से ये 2r का क्यूब हो जाएगा, यानी 4/3 पाई 2r का क्यूब 8r क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 4/3 तो यहाँ भी था और r क्यूब यहाँ भी था, लेकिन 4/3 यहाँ रहा, लेकिन त्रिज्या कितना गुना हुआ, तो 8 गुना हो गया यहाँ, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
8 गुना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो एक काम करते हैं, हम पहले यहां से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा, और इसी का वैल्यू हमको चाहिए। तो कॉस स्क्वायर के बदले हम रख देंगे, यहां से देख सकते हैं साइन थीटा है तो ये हो गया साइन थीटा, और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा के बदले रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तब तो हमारा यही बन गया साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू 1 दिया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न है, यह भी ट्रिगो का ही प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया है tan थीटा प्लस सेक बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 एलसीएम हो गया। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा tan थीटा से, तो tan थीटा इंटू हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, अब प्लस जब इस टर्म से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फिर से ओपन कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो नीचे तो वही रहेगा, ओपन करके लिखते हैं, तो ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस माइनस माइनस tan थीटा बाई नीचे है सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो देखिए ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक दूसरा माइनस में है। ऊपर में बच जाएगा tan 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा और tan थीटा इंटू सेक थीटा ऐड करेंगे तो 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, अब बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा इंटू सेक थीटा, अब बाई ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा से ये वाला स्क्वायर से ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या 2 tan थीटा 2, और यहां से बच गया 2 सेक थीटा, और यहां नीचे बच गया tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, तो ये 2 सेक थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको चेंज कर लीजिए, तो 2 इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक थीटा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का हमने सॉल्व किया।
थोड़ा सा प्रश्न लेंदी था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। यदि बिंदु O का जिसका निर्देशांक 0 0 है मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हो तो दूरी OP क्या होगी। यानी हमें ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 और इससे कोई पॉइंट है जो इस प्रकार है कि यहाँ पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है। तो ये OP की दूरी, O से P की दूरी क्या होगी ये हमसे पूछा है। तो OP की दूरी यानी ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी जो होती है वो होती है √x² प्लस y²। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी √x² प्लस y²। x का काम 3 है कर रहा है यानी 3 का स्क्वायर प्लस y का काम 4 कर रहा है तो 4 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। 9 और 16 हो जाएगा √25। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट इसकी यानी 5 इकाई इसकी दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। आप देखेंगे 12 नंबर में कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है। देखिए हमें y अक्ष से दूरी बताना है। तो y अक्ष से दूरी क्या होगी ये हमारा मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। इधर x का निगेटिव होता है, ये y का निगेटिव होता है। तो यहां से हमें कह रहा है बिंदु y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष ये है। अब y अक्ष से दूरी चलेंगे तो x पे चलेंगे तो यानी x का निर्देशांक होगा। तो यहाँ x का निर्देशांक पहले x होता है बाद में y होता है। x कितना है 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इस तरह के जो प्रश्न होंगे उसमें हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं नीचे का रूट के अंदर ही। तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस थीटा अब बाई 1 प्लस कॉस थीटा। रूट के अंदर ही हम इसका चिन्ह बदल के रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको इक्वल लिखेंगे तो ये हो जाएगा √, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से इसको हम ये भी लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई ये हो जाएगा कितना आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अब इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो 1 बाई साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉस बाई साइन जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। बिंदु 7,10 की कोटि क्या है यानी हमें ऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए x अक्ष को हम भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो ये हमारा x अक्ष ये है और ये y है। तो x कोऑर्डिनेट को हम
भुज और y कोऑर्डिनेट को कोटि। तो y कोऑर्डिनेट कितना है 10 है, तो हमारा कोटि हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर भुज पूछता तो x कोऑर्डिनेट होगा, x का पॉइंट कितना है 7, तो भुज पूछेगा तो 7, यहाँ कोटि पूछा है इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है 10 है। फिर अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है। आइए हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट पे चर्चा कर लेते हैं और उसके साइन पे। ये हमारा x है, x डैश, y, y डैश, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्योंकि x इधर पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन लिखते हैं वो हमारा दोनों पॉजिटिव होता है, यानी प्लस प्लस का होता है, यानी धनात्मक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x इधर नेगेटिव लेते हैं, तो पहले हम x लिखते हैं बाद में y, तो x माइनस हो गया, और y इधर प्लस में है इसलिए इसका साइन प्लस हो गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो इधर भी नेगेटिव और y नीचे नेगेटिव होता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है माइनस माइनस का होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ यानी x पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव है, पहले x बाद में y, तो प्लस और बाद में y हो गया माइनस, यानी प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये हमारा साइन रूल था। आइए देखते हैं, तो यहाँ देखें दोनों का साइन पॉजिटिव है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अभी देखिए तृतीय चतुर्थांश में हमने क्या देखा, तृतीय चतुर्थांश में दोनों साइन क्या है निगेटिव है, तो जो दोनों साइन निगेटिव होंगे वह तृतीय चतुर्थांश में हो जाएंगे। तो आप देखिए तृतीय चतुर्थांश में दोनों का साइन यहाँ निगेटिव है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में दोनों निगेटिव है साइन होते हैं, जो ऑप्शन सी में है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो गया ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निशान। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, ये ए बी है, कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो इसकी मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हम लिखते हैं x मान लेते हैं p, तो इस p के निर्देशांक को हम लिखते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरह से हम लिखते हैं। तो मध्य बिंदु के निशान, तो अब यहाँ हमारा ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब निकालते हैं मध्य बिंदु के निशान, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और एक हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां से x1 देखेंगे तो x1 क्या है 3 और x2 क्या है -3, जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा बाई 2, y1 प्लस y2 यानी -3 और +3, यानी ये भी जोड़ेंगे तो -3 और +3 बाई 2, यानी देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी 0/2 कोमा 0/2 यानी 0 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4,6 है, तो A के नियामक 4,2 है, तो B के नियामक क्या होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर B लिखा है, B के नियामक क्या है, यानी हमें कह रहा है कि एक रेखाखंड AB है और A और B है, जिसमें A का कोऑर्डिनेट दे दिया कि मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट 4,6 है और A के नियामक 2,4 है, तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट को हम xy मान लेते हैं,
तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी 4 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस x बाई 2। तो यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 बराबर 2 प्लस x। तो x बराबर यहाँ आके घट जाएगा तो 6 मिल जाएगा। वैसे ही y निकाले तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 4y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 4 प्लस y 4 प्लस y बाई 2 यानी 6 2 जा 12 बराबर हो जाएगा 4 प्लस y। तो y बराबर यहाँ हो जाएगा 12 में से 4 घट जाएगा तो 8 यानी हमें x मिल गया 6 और y मिल गया 8। तो हमारा जो x b का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, b का जो पॉइंट होगा वह क्या होगा, पहले x होता है तो 6 और y बाद में होता है तो 8 यानी 6,8 6,8 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा -7,3 है तो वृत्त के केंद्रक के निर्देशांक क्या कहेंगे। तो अब एक सर्कल है, इस सर्कल के सिरा व्यास यानी ये हो गया डायमीटर, और इस डायमीटर चूंकि डायमीटर सेंटर से दोनों तरफ रेडियस इक्वल होता है यानी इसका मतलब हो गया ये किनारों का निर्देशांक दिया था 3,7 और एक दिया है -7,3। तो हमसे पूछ रहा है कि केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, यानी ये ए बी हो गया पॉइंट और उसका ये मध्य बिंदु हो गया। चूंकि सेंटर जो हो गया, सेंटर से त्रिज्या जो है दोनों तरफ इक्वल होता है तो एक तरह से ये मध्य बिंदु वाला प्रमेय लगाएंगे। तो मध्य बिंदु अभी देखे हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां से जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x1। तो देखिए x1 कितना है 7 -3 जोड़ेंगे तो ये -7 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, और y1 प्लस y2 तो 3 प्लस 7 प्लस 3 हो जाएगा बाई 2। तो ये हो गया -4 बाई 2 10 बाई 2। तो यहाँ से इसको अब अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा -2,5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है -2,5 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। अब मान लेते हैं एक त्रिभुज है और जिसके शीर्ष के निर्देशांक दे दिए ए, इसको डी मान लिए, इसको सी मान लिए। ए के निर्देशांक है -1,0, बी के निर्देशांक है 5,-2, सी के निर्देशांक है 8,2। तो हमें इसके सेंटर केंद्रक यानी केंद्रक ये हो गया सेंटर, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे इसका हमें निर्देशांक बताना है। तो हम जानते हैं कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, इसको हम ओ मान लिए तो ओ के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो यहां से इस पे रखिए तो देखेंगे x1 है -1, x2 हो जाएगा 5, x3 हो जाएगा +8 बाई 3। तो माइनस यहाँ बचेगा 4 और 8 12। चलिए इसको पहले कर लेते हैं। तो 0 -2 प्लस करेंगे फिर प्लस -2 हो जाएगा अब +2 अब बाई हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 12/3 यानी कि ये मिल जाएगा 4 और ये मिल जाएगा 0/3 यानी कि 0 यानी 4,0। तो 4,0 जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, ये हमें देखना है। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार के लिए
अगर कोई फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q इक्वल्स टू या तो 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में हो या 2 के पावर m के रूप में हो या 5 के पावर n के रूप में हो, तो उसका जो डेसिमल होता है वह शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। यानी कोई फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में है और q यानी डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो या केवल 2 के पावर m के रूप में हो या केवल 5 के पावर n के रूप में हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग होता है। तो हमें ये बता देना है। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे तो इसको अगर हम q को सिर्फ चेक करते हैं तो इसको q को चेक करेंगे तो 11 8 88 यानी 2 को का पावर 3 इंटू 11 लिखेंगे तो यहाँ 11 एक्स्ट्रा आ गया 2 के अलावा, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, शांत नहीं होगा। हमें शांत बताना है, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा। इसमें देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 75 को 3 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 लिख देंगे, लेकिन 5 के अलावा 3 आ गया तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहाँ देखें तो इसको लिख सकते हैं हम 3 गुना 7 गुना 2 गुना 5, तो देखिए 2 और 5 के अलावा 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मतलब ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन ए है, तो यही टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 100 100, तो 100 को भी लिख सकते हैं कितना, और इसको हम तोड़े तो 2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी इसको हम 2 और 5 के पावर में लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी यही क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि p 3 के पावर n का रूप का हो, q 6 के पावर n और 5 के रूप का, यानी कह रहा है तथा m और n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो भिन्न p बाई q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये हमें बता देना है। ये बच्चा जो भी मारा है वो गलत मारा है, आप देख सकते हैं यहाँ। अब कह रहा है कि p बाई q के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन है, वही कंसेप्ट लगाना है, ये वाला जो हम देखे हैं अभी बताए हैं। तो p बाई q के फॉर्म में है, जिसमें p कह रहा है 3 के पावर n के रूप में है और q कह रहा है वह 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। तो हमें ये देखना है कि इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर n बाई 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n इंटू 5 का पावर m। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे तो 3 का पावर n बाई ये 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n इंटू 5 का पावर m लिख सकते हैं। तब तो यहाँ 3 के पावर n से 3 का पावर n कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? बन जाएगा 1/2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। अभी हम बताए हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन p बाई q के फॉर्म में हो और q यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n में हो या केवल 2 के पावर के m के हो या केवल 5 के पावर n के रूप में हो, तो वह उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है यानी दशमलव प्रसार जो होता है वह टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शांत। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिथम, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 73 है, q बराबर 34 है, r बराबर 23 है,
तो ए का मान क्या होगा, यहाँ पे रख दीजिए सबका वैल्यू। तो बी का वैल्यू 73 है, तो 73 इंटू क्यू का वैल्यू हो जाएगा 34 और प्लस आर है 23, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 2482 प्लस 23, तो ऐड कर लेंगे ये आ जाएगा 2505, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 11x, इसको यहाँ से सोल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए इतना बराबर 0 कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x लिख सकते हैं, माइनस 42 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 14 में से 3 गया तो माइनस 11x माइनस सॉरी यहाँ से अब हम कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करते हैं इस टर्म में, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 14 अब प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 14 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो एक हमें मिल जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0। अब बारी बारी से अगर x प्लस 3 बराबर 0 करें तो x बराबर हमें मिल जाएगा माइनस 3 और x माइनस 14 बराबर 0 करें तो x बराबर मिल जाएगा, इधर जाएगा तो 14, यानी x का हमें दो वैल्यू मिल गया माइनस 3 कोमा 14। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी। आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। बहुपद x का पावर 5 इंटू प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4 का घात क्या होगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुपद का घात जो होता है वह सबसे उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही होता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसमें करेंगे तो सबसे हाईएस्ट पावर जुड़ जाता है मल्टीप्लाई करने पे। तो x का पावर 5 और 4 हो जाएगा x का पावर 9, सबसे हाईएस्ट पावर 9 होगा, इसलिए बहुपद का घात क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।